हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो। जी मैम, बहुत अच्छे हैं। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास जो है वो वेबसाइट डिजाइनिंग का बेस्ड है। तो पहले जो क्वेरीज थी या कैनवा थी वो सबको समझ में आ गया था जो सर ने पहले ली थी? हाँ मैम। इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट होती क्या है और वेबसाइट को बनाया कैसे जाता है और वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक दूसरे से हम कि वेबसाइट होती क्या है। हेलो हेलो। हेलो हाँ, वेबसाइट होती क्या है? मैम, ये और किसी वेबसाइट भी कंपनी की ऑनलाइन पहचान है एक तरह से। कंपनी की ऑनलाइन पहचान है। जैसे जैसे वेबसाइट हमारी वो होती है जो हमारे बिजनेस या हमारा जो पोर्टफोलियो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑनलाइन, वो भी इंटरनेट पर। कि अगर मुझे किसी की रिक्वायरमेंट की जरूरत है या मुझे सर्विस देखनी है या प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सर्च करने हैं तो मैं इंटरनेट का सहारा लेती हूँ। और दूसरे जो प्रोवाइड कराते हैं हम ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स, हम उनकी वेबसाइट या उनके पोर्टफोलियो पे जाकर हम उनके प्रोडक्ट या रिव्यूज देखते हैं जो चीजें हैं। जैसे कि अब मेरा कोई स्टार्टअप है, डिजिटल मार्केटिंग का मेरा स्टार्टअप है और मैंने एजेंसी चालू कर रखी है और उसमें मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग की दे रही हूँ या डिजिटल मार्केटिंग की वो सर्विसेज दे रही हूँ। तो मैंने ऑनलाइन लिस्ट कर दिया, अपनी वेबसाइट बना रखी है। वेबसाइट बनाने के बाद मैंने गूगल माई बिजनेस पर भी अपना लिस्ट कर दिया। अगर किसी को जरूरत होगी और उसने ऑनलाइन सर्च किया तो वो मेरी जो गूगल है, मेरी जो सर्विस है या नियर बाय मैं हूँ तो मेरा रिप्रेजेंट करेगी मेरी वेबसाइट ऑनलाइन पर उनके नियर बाय। नहीं तो जब हम उसको सर्च भी रैंक भी कराते तो जब हम रैंक कराते तो हम दूसरे टर्मिनोलॉजी का सहारा लेते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का या सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो हमें रैंक अप करने की मदद करता है वेबसाइट को। तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाते टाइम हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डोमेन और होस्टिंग। वेबसाइट में हम बताते क्या हैं? वेबसाइट हमारी जो है वो कई तरीके की बनती है। स्टैटिक बनती है, डायनेमिक बनती है, ई कॉमर्स बनती है। हमारी जो वेबसाइट है वो स्टैटिक बनती है, डायनामिक बनती है, ई कॉमर्स, इतनी तरीके की वेबसाइट बनती है। इसके अलावा भी कई तरीके की वेबसाइट बनती है, जैसे वन पेजर वेबसाइट्स हो गई है हमारी। अब जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है बस एक या दो पन्नों की वेबसाइट, मतलब एक या दो वेब पेजेस की वेबसाइट। बस उसमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है। हम अगर इस पे क्लिक करें, अगर हम इस पे क्लिक करें एक पेज पे तो वो उसी पे ही रहेगा। वो अगर दूसरे फंक्शंस पे रिडायरेक्ट कराएं, जैसे कि अगर मैं डीएम स्टेप्स पे जा रही हूँ वेबसाइट पे और मैं इस पे कहीं भी क्लिक करती हूँ
कहीं भी क्लिक कर रही हूँ। तो ये स्टैटिक हमारी वेबसाइट नहीं है। हमारा जो स्टैटिक वेबसाइट होती है 1 या 2 पन्नों की वेबसाइट, और उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं हो, जो भी चीजें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बस हमारे एक ही पेज पे शो हो और ज्यादा सेकंड पेज पे शो हो, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। अब जो हमारी होती है डायनेमिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट में हमारी कई सारे पेजेस जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि डीएम स्टेप्स है, डीएम स्टेप्स के कई सारे पेजेस है, होम का पेज है, कोर्सेज का पेज है, फ्रेंचाइजी का पेज है, सेंटर्स का पेज है। नो मोर के पेजेस में भी अबाउट अस का है, ब्लॉग का है, कॉन्टेक्ट अस की पेज है। तो ये कई सारे तो पेजेस हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है। इसमें कॉन्टेक्ट की डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है, उसके बाद है कि हम गूगल मैप लगा सकते हैं, इसमें कई सारी हम एक्सटर्नल लिंक्स ऐड कर सकते हैं, और हम इसमें कुछ जो बटन्स है या कुछ एनिमेशन भी डाल सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। और रही ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में ये डिफरेंस होता है कि जो ई कॉमर्स है वो एक मार्केट प्लेस वेबसाइट होती है, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सेल करते हैं। जैसे कि अमेजोन हो गया है, मिंत्रा हो गया है, और भी लोग जो है अपने नेम से, अपने डोमेन नेम से अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। और जो उनकी वेबसाइट होती है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर वो अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो। पोर्टल्स हो गए हैं, डायरेक्टरी वेबसाइट्स हो गई है, वन पेजर वेबसाइट्स हो गई है। वन पेजर वेबसाइट्स का मतलब ये है कि एक ही पेज में सारी डिटेल्स आ जाना। जैसे कि एक ही पेज में हमारा होम की डिटेल आ गई है, अबाउट अस की डिटेल आ गई है, फ्रेंचाइजी की डिटेल आ गई है। अगर मैं कोर्स पे क्लिक करूंगी तो उसी पेज पे, उसी होम पेज के उसी सेक्शन में होगा। जैसे कि वन पेजर वेबसाइट हमारी ये होती है। जैसे वन पेजर की वेबसाइट ऐसे होती है कि अगर मैंने अबाउट अस का क्लिक किया ऊपर मेन्यू में, तो वही सेम पेज पे हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले जा रहा है। बस एक ही सिंगल पेज है, एक ही सिंगल पेज में इन्होंने क्या दे रखा है कि सारे जो हमारे पेजेस हैं उनको, जो डिटेल्स हैं वो एक ही पेज पे दे रखी है। जैसे होम पेज पूरा हो गया, अबाउट अस का सेक्शन दे दिया है सिंगल, एक ही सेक्शन में। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सर्विस का पेज आएगा, वो भी स्क्रॉल डाउन करके एक ही सेक्शन में। टेस्टिमोनियल का करेंगे क्लिक तो टेस्टिमोनियल का सेक्शन में आएगा। ये होता है डिफरेंस वन पेजर और अदर वेबसाइट्स में से। जो हमारी वन पेजर वेबसाइट होती है वो लाइट होती है, वेट में लाइट होती है, और अगर हम उसे ओपन करें अपनी वेबसाइट तो बहुत इजीली ओपन हो जाती है।
लेकिन अगर रेदर देन अगर हम दूसरी वेबसाइट पे देखें तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है, सेकंड्स का टाइम लगता है, क्योंकि उस पर काफी सारे पेजेस होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, और कुछ कोडिंग्स की वजह से भी थोड़ी लोड लेता है वो टाइम। अगर हमें सिंपल वेबसाइट बनानी है, सिर्फ हमें होम रखना है, अबाउट अस रखना है, सर्विस रखनी है या कॉन्टेक्ट अस रखना है, तो आप उनके लिए, उन पर्सन के लिए आप वन पेज वेबसाइट भी बनाकर दे सकते हैं। अगर उनको सिंपल और लाइट वेट वाली वेबसाइट चाहिए तो कोई डाउट है? स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है? हेलो मैम हेलो पोर्टल और डायरेक्टरी के बारे में बताया। फोटोज और डायरेक्टरी, जो हमारी डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं, उस डायरेक्टरी वेबसाइट्स पे हम क्या करते हैं कि अपनी चीजों को सबमिट करते हैं। जैसे कि अगर मैं सर्च करूं, इस डायरेक्टरी वेबसाइट्स में कई तरीके की वेबसाइट्स हर कैटेगरीज की आती है। जैसे बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरी साइट्स होती हैं। अगर ये क्या नाम है, सर्च इंजन डायरेक्टरी साइट्स होती हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, अपनी जो लिंक है या अपनी जो वेबसाइट है वहां पर सबमिट करते हैं, तो वो डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती है। जैसे कि एक वेबसाइट है franchisebataao.com। ये जो franchisebataao.com है, ये बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है। मतलब कि जिसका अगर कोई दूसरा ब्रांड है वो यहाँ पर आकर अपना लिस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये डायरेक्टरी वेबसाइट हो गई है कि हम अपनी जो चीजें हैं वो सामने वाली वेबसाइट पे जाके अपना सबमिट कर रहे हैं डिटेल्स। ये हो गया है डायरेक्टरी वेबसाइट। और पोर्टल्स वही है जैसे कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और अपना इंफॉर्मेशन देते भी हैं, वो पोर्टल्स हो गए हैं। इन वेबसाइट्स में कई तरीके की वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसे कि एजुकेशन वेबसाइट्स आ जाती हैं, एजुकेशन हो गया, सीएमएस वेबसाइट्स आ जाती हैं, एजुकेशन सीएमएस हो गया है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अलावा इसके अलावा जैसे क्लासिफाइड लिस्टिंग वेबसाइट्स हो गई हैं, जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को एक एड की तरीके से अपनी वेबसाइट बनाते हैं। जैसे कि वहां पर कोई भी पर्सन आए, अपना जो प्रोडक्ट है या अपना जो एड है वो सबमिट कर दे। तो हम कई तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक है अभी स्टैटिक वेबसाइट है। अगर स्टैटिक क्लियर होता है तो हम डायनेमिक पे चलेंगे, उसके बाद हम आगे वाली जो वेबसाइट्स है उन पे हम काम करेंगे। अभी कोई डाउट है वैसे पोर्टल्स में, डायरेक्टरी में, वन पेजर में? नो मैम। हम्म नो मैम। मैम हम थोड़े से मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हुए, मतलब कॉल आ गया तो इसकी वजह से सब कुछ देख नहीं पाए, बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। आप अपने आप को रीनेम कर लीजिए एक बार। मेरा रेडमी नाम नोट, किशन पांडे है। अच्छा ठीक है, एक बार मैं दोबारा ओवरव्यू कर देती हूँ। मैंने अभी स्टार्टिंग से ये बताया आपको कि वेबसाइट डिजाइनिंग में हमें वेबसाइट की क्या जरूरत होती है, वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट हम क्यों बनाते हैं। पहला नंबर वन की हम वेबसाइट क्यों बनाते हैं, और हम वेबसाइट आज के टाइम में क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आज जैसे जैसे और जो भी हमारी जो सर्विसेज हैं और जो लोग अपना स्टार्टअप ओपन भी करते हैं वो ऑनलाइन भी साथ के साथ प्रमोट करते हैं, जिसके लिए हमारी वेबसाइट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहीं भी, अगर मैं किसी भी दिल्ली के कोने में हूँ, अगर मुझे देखना है कि ये पर्सन जेन्युइन है या नहीं, तो मैं ऑनलाइन सर्च करूंगी कि हाँ, अगर ये बिजनेस लिस्ट है और गूगल पे भी शो हो रहा है, इसकी वेबसाइट भी है, तो एक मेरा ट्रस्टवर्दीनेस भी बनता है। और मुझे आपके बारे में और ज्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी कंपनी करती क्या है, तो वेबसाइट उसमें भी हेल्प करता है। उसमें हम अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालते हैं, सर्विसेज डालते हैं, प्रोडक्ट्स डालते हैं, अगर आप कुछ सेल करते हैं, अगर आप ट्रेनिंग कर देते हैं, अगर आप टीचर हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, तो आप अपनी ट्रेनिंग की वीडियोस डालिए। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपका अच्छा सा यूट्यूब चैनल है और आपको ब्लॉगिंग करने का शौक है, तो आप उसकी वेबसाइट बना लीजिए। तो वेबसाइट जो है इन चीजों की में हेल्प करती है आपको ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए, या एक सिंगल पर्सन हो या आपका कोई स्टार्टअप या बिजनेस हो, वो आपको प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है और ऑनलाइन ट्रैफिक लाता है आपके लिए।
ये वही है कि ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट्स। मतलब ये कि वेब पेजेस में कई सारे वेबसाइट्स होती हैं आपकी। उस वेबसाइट्स में हमारा होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस की डिटेल्स होती है। और इसके अलावा क्या हो गया है कि जो आपकी सर्विसेज हो गई हैं, सर्विस में आप बहुत सारी सर्विस देते हो, या आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहते हो, तो आप प्रोजेक्ट्स में भी के भी वेब पेजेस जोड़ सकते हो। उसके बाद हमारी वेबसाइट कितने तरीके की होती है, स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, ई कॉमर्स होती है, फोटोज होती है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमारी ये होती है जैसे कि अगर मैंने अपना ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट अगर मैंने अपने सिस्टम पे ओपन कर रखा है लैपटॉप पे, तो यही जो वेबसाइट है मेरे मोबाइल व्यू का भी अच्छा लुक होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी डीएमएस का लोगो कहीं और जा रहा है, स्लाइडर कहीं और जा रहा है। मुझे देखने में एक अच्छा सा लुक का वे आना चाहिए कि हाँ मुझे अच्छा फील आ रहा है अपनी वेबसाइट को देखते हुए। ये नहीं कि वेबसाइट में कुछ भी इधर उधर से चीजें जा रही है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स जैसे हमारे लैपटॉप पे खुल रहा है, वैसे ही सेम हमारे मोबाइल पे भी ओपन हो, टैबलेट पे भी ओपन हो, जिससे क्या है कि हमारी वेबसाइट और भी ज्यादा अच्छे से शो होगी लोगों को, और लोगों को जो है अच्छे से कन्विंस कर पाएगी। अगर वो कुछ आपकी वेबसाइट में कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि सर्विस हो गया है, अगर वो इंटरेस्टेड है आपसे सर्विस लेने में। उसके बाद है इट्स अ प्रॉपर्टी ओन बाय यू एंड यू कैन कंट्रोल इट एज पर योर चॉइस। मतलब कि जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट दो तरीके से बनती है, जैसे कि उसमें दो चीजें जरूरत होती है, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन हो गया हमारा, होस्टिंग हो गया। पहला नंबर हमें हमारे पास डोमेन होना चाहिए, और जब आपके पास डोमेन है तो उसको होस्ट करने के लिए हमारे पास जो है होस्टिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारा डोमेन ले लिया, अब डोमेन होता क्या है? अब डोमेन जैसे कि ऑनलाइन अगर हम कुछ भी चीज दिखाते तो पहले क्या होता था, और अभी भी क्या है कि हम आईपी एड्रेस शो होता है इंटरनेट पे, आईपी एड्रेस शो होता है। तो हम आईपी एड्रेस किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक पिन कोड की तरह होता है हमारा। 9 या 12 डिजिट का जो एक वो होता है हमारा आईपी एड्रेस, वो नंबर्स में होता है। तो हम बता नहीं सकते कि हमारे ये नंबर है आईपी एड्रेस, आपको सर्च करिए तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आईपी एड्रेस से हमारा वेबसाइट को बनाने के लिए ये इजी कर दिया कि हम अपना डोमेन नेम रखें। हम अपने डोमेन नेम, जैसे कि हमने नाम सोच लिया अपने बिजनेस का, जो भी मेरा XYZ नाम है, मैंने उस डोमेन को परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद उसे मैंने होस्ट कर दिया, तो वो आईपी एड्रेस की जगह ले लेता है। जैसे कि ये है कि जब हम अपना डोमेन नेम लेते हैं, तो डोमेन नेम हम XYZ जो भी आपका नाम है, जैसे कि बिजनेस है आपका, तो आप अपने बिजनेस के नेम से ले लीजिए। अगर आप अपने नेम से लेते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केट सौरभ जैन है, उन्होंने अपने नेम से अपना वो वेबसाइट ले रखा है। जैसे आशीष अग्रवाल .co हो गया है, सब अपने नेम से भी वेबसाइट लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि वो एक ट्रेनर भी है, अब वो ट्रेनर है तो वो अपने आप को प्रमोट करते हैं ऑनलाइन, इसलिए वो अपने नेम से लेते हैं। अगर आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आप अपने स्टार्टअप का नाम जो है आप उससे अपना डोमेन परचेज करिए। तो डोमेन वर्ड क्लियर है? डोमेन होता क्या है? जी मैम। होस्टिंग भी समझ में आ गया, जो आईपी एड्रेस के जगह पे वो होस्टिंग, मतलब वहाँ जो दिखाते हैं वो। हाँ, होस्टिंग जो है वो नेम सर्वर से कनेक्टेड होता है। अच्छा मैम, ये कैसे पता चलता है वेबसाइट पे कि इतने टाइम तक, इतने देर तक लोग रुके हुए हैं, या टाइम ड्यूरेशन पता चलता है ना, कौन कितने टाइम तक यहाँ होस्ट मतलब पता होल्ड कर चलता रहे है, हैं? पता चलता है, ये पता चलता है वहां से। जब आप वेबसाइट बना लेते हैं ना, तो गूगल जो है, गूगल की 2-3 प्रोडक्ट्स है, वेब मास्टर टूल्स, गूगल एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल। तो आप अपनी वेबसाइट को उनसे कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद क्या है कि वो पूरा ट्रैक करता है आपकी वेबसाइट को। ये आगे वाली क्लास में होगा। ओके। डोमेन नेम, हाँ जी, डोमेन नेम ये होता है कि डोमेन नेम आप जो भी अपना नाम सिलेक्ट करें, जैसे कि हमारा नाम होता है पेट नेम उमा हो गया है, या दीपक गुजर हो गया है, किशन पांडे हो गया है, तो ये हमारा एक नाम है, हमारा एक टैग नेम है कि हमें कोई भी इसी नेम से बुलाए, हमारी आईपी एड्रेस से नहीं बुलाए। तो ये इजी करता है हमारा डोमेन नेम। और जब हम अपना डोमेन नेम परचेज कर लेते हैं, तो परचेज करने के लिए हम अपना नेम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम अपना एक्सटेंशन चूज करते हैं। उस एक्सटेंशन जो है, उस एक्सटेंशन में भी कई वेराइटीज होती हैं।
जैसे कि टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं और एक कंट्री कोड लेवल डोमेन्स होते हैं। जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं उसमें हमारा आता है .com, .gov, .edu, .org, .net। जो ये जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं ये हमारी वेब स्टार्टअप्स या बिजनेस जो है वेबसाइट डोमेन उससे कनेक्ट हो जाता है। .com जो है वर्ल्ड वाइड चलता है, .edu जो है एजुकेशन के लिए चलता है और .net जो है नेटवर्क के लिए। आप इनको जो है एक्सटेंशंस को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जब आप अपना डोमेन जो है .com के साथ अपना बाय करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कोई और डोमेन नेम आपका परचेज नहीं कर सकता, परचेज कर सकता है, लेकिन वो .in या .net दूसरे एक्सटेंशन के साथ में परचेज कर सकता है। हेलो मैम। हाँ जी, ये मैम ये मुकुल सिंह है और भी हैं जिनका म्यूट करवा दीजिए प्लीज। ये म्यूट है, बोल रहे हैं आवाज के लिए। कर दिया म्यूट। अब कोई डिस्टरबेंस हो रही है? मैम अच्छा .in किसी कौन यूज करते हैं? जो .in होता है, जो जैसे .in हो गया, .us, .va, ये कंट्री को टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। ये इंडिया के पर्पज से ही यूज होता है डोमेन। जैसे कि सपोज मेरी dmstars.com वेबसाइट, अब वो किसी और अदर इन कंट्री के लोग ने उसे परचेज कर लिया तो .com तो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है और मुझे चाहिए ही dmstars.com या dmstars की कोई और एक्सटेंशन, तो मैं .in ले लूंगी। .in इसलिए लूंगी कि .in जो है वो इंडिकेट करता है इंडिया का एक्सटेंशन, इंडिया का डोमेन है ये, तो .in इसलिए हम यूज करते हैं। अगर हम अमेरिका में जाते हैं उनकी वेबसाइट देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि .us लगाते हैं। अगर हम दूसरे कंट्री कोड का देखें तो .jp लगाते हैं या अपना .edu लगाते हैं, ed लगाते हैं या au लगाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि ये कौन सी कंट्री का डोमेन है। ये आप इजीली पता लगा सकते हो अगर आप किसी और के डोमेन चेक करते हो तो। और उनका वो लास्ट एक्सटेंशन है वो .us है, .va है या .au है। अच्छा डोमेन में जो .com एक्सपेंसिव होते हैं, .in एक्सपेंसिव होते हैं? .com फर्स्ट लेवल प्रायोरिटी पे होता है लोगों के, तो एक्सपेंसिव नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आप अपना डोमेन जो है कहाँ से बाय करते हैं, क्योंकि एक ही डोमेन जो है आपको 199 का मिलेगा, वही डोमेन आपको 1000 रुपए 2000 तक का भी मिल जाता है। प्लेटफॉर्म पे भी डिफर करता है। अभी तो एक ही प्लेटफॉर्म पता है, GoDaddy के बारे में बस। हाँ, GoDaddy हो गया है। दो ये डोमेन जो है प्रोवाइडर्स में कई सारे हैं। GoDaddy है, होस्टगेटर है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है। जब हम डोमेन बाय कर लेते हैं, डोमेन बाय करने का अब हमारा आता है होस्टिंग बाय करने का। जब हम डोमेन बाय कर लेंगे तो होस्टिंग की भी जरूरत होती है। विदाउट होस्टिंग आप अपने डोमेन को दिखा ही नहीं पाएंगे इंटरनेट पे, बता ही नहीं पाएंगे कि मेरा इस नाम से ये चीज है। आप ठीक है, फिर इसलिए हमें जरूरत होती है होस्टिंग। अब होस्टिंग के कई सारे प्लेटफॉर्म्स है कि आप जहाँ से अपना होस्टिंग जो है बाय कर सकते हैं। पहला नंबर 1 की होस्टगेटर, रीसेलर क्लब, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, माइल्सवेब। और भी कई सारे हैं। होस्टगेटर जो है हमारा फर्स्ट पे इसलिए रखा है मैंने इसको क्योंकि जो मोस्टली होस्टिंग यूज होती है वो होस्टगेटर की यूज होती है। उसके बाद है रीसेलर, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, माइल्सवेब। जो होस्टिंगर और माइल्सवेब की जो होस्टिंग है वो चीप होस्टिंग होती है, मतलब कि आपको ये 1000 या 2000 पर ईयर का मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि होस्टिंगर में आपको जो डोमेन जो आप ले रहे हो पैकेज वो सस्ता ले रहे हो या कैसा पैकेज ले रहे हो। तो होस्टिंग भी क्लियर ही होगा आप लोगों को कि होस्टिंग जो है हमारे डोमेन से कनेक्ट होता है। जी मैम। मिस्टर दीपक जी, शोहेब जी, आपको क्लियर है डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है? यस मैम। क्या होता है सर डोमेन? डोमेन अपना यूनिक नेम होता है मैम, जैसे मतलब अपने नेम के आधार पर ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर नेम के आधार पर जिसके तो हमारी आइडेंटिटी पता कर।
आइडेंटिटी पता करने के लिए। ठीक है, और होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग एक तरीके से सर्वर होता है मैम, जैसे मतलब अपन अपना डेटा जहाँ पर रखते हैं या उसके थ्रू एक से दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो होस्टिंग काम में ले जाते हैं। कनेक्ट कैसे करते हैं हम दोनों को एक साथ, डोमेन और होस्टिंग को? डोमेन और होस्टिंग को बाय करने के बाद में डोमेन को अपन होस्टिंग में जाके और उसको अंदर जाके सेटिंग में जाके ऐड करेंगे मैम। ठीक है, ठीक है। जब हम होस्टिंग बाय कर लेते हैं, मैं दिखा देती जी हूँ आपको लाइव। हाँ, आप एक बार दिखा दें। जैसे कि मैंने होस्टगेटवर की होस्टिंग बाय कर रखी है, इसको हम लॉगिन कर लेंगे। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरे को। आपको नहीं हो रही किसी को। अब शो हो रही है? स्क्रीन शो रही मैम, लेकिन डैशबोर्ड चेंज नहीं हो हाँ रहा था। हाँ, अब ठीक हो रहा है मैम, अब हो रहा है। यस मैम, अब हो रहा है, बताइए। आपने डोमेन होस्टिंग बाय कर ली। होस्टिंग बाय करने के बाद अगर आपने होस्ट की लिया हुआ है होस्टिंग, तो आप लिस्ट सर्च ऑर्डर्स पे जाएंगे। लिस्ट सर्च ऑर्डर्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि प्राइमरी डोमेन, आप किसी भी होस्टिंग पे जाएंगे तो आपको प्राइमरी डोमेन पे क्लिक करना है, तो वो आपको अपने एक पैकेज पे जो है रीडायरेक्ट करा देगा। वहां पर आपको ये सारी चीजें शो होंगी, WHM अकाउंट हो गया है, डेडिकेटेड IP एड्रेस हो गया है, नेम सर्वर हो गया है। तो अब हमें करना क्या था कि जब आपने दोनों बाय कर लिया, दोनों को कनेक्ट कैसे करना है? तो आप कनेक्ट करने के लिए नेम सर्वर डिटेल्स जो है वर्ड, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी सी पैनल में कहाँ है, आपके होस्टिंग वाले सी पैनल में कहाँ है। तो जैसे कि नेम सर्वर डिटेल्स यहाँ पर ये इजीली बाहर मिल जाता है। अगर आप किसी और की जैसे रीसेलर क्लब की लेते हैं, तो उसके थोड़े से ना सेटिंग्स दूसरे होते हैं, तो आपको वहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो नेम सर्वर डिटेल्स पे क्लिक कर दिया। नेम सर्वर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ये हमें बताता है दो नेम सर्वर। पहला नंबर बनेगी RNS407.webhostbox.net, ये नेट, और सेकंड है हमारा RNS408.webhostbox.net। अब हमें ये क्या करना है, वन बाय वन इसको कॉपी करके अपने GoDaddy का जो डोमेन है वहां पर जाके इसको पेस्ट करना है। मैं दिखा देती हूँ आपको। ऐसे जहाँ से डोमेन खरीदे रहेंगे वहीं पे पेस्ट करना है ना इसको। हम्म, हाँ जी। अब जैसे कि मेरा swami.com वेबसाइट है, अब मैं DNS पे क्लिक करूंगी, क्योंकि जो नेम सर्वर है वो कनेक्ट होगा DNS के थ्रू, डोमेन नेम सर्वर के थ्रू। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जैसे कि मैंने परचेज वो क्लिक कर दिया DNS पे क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पर लेकर आएगा। ऊपर है हमारा DNS रिकॉर्ड। आप इसके थ्रू भी अपना ये डोमेन नेम सर्वर चेंज कर सकते हैं, होस्ट नेम सर्वर। नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, नेम सर्वर के स्क्रॉल डाउन पे आएंगे। इन्होंने बाय डिफॉल्ट दे रखा है GoDaddy का, ये जो है GoDaddy का नेम सर्वर है। आपको बस यही चेंज करना है, तो आप चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पर क्लिक करने के बाद वन बाय वन इसको क्या है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। सेव किया।
सेव करने के बाद ये थोड़ी देर में, जैसे हाफ एन आवर या 1 आवर में, ये रिफ्लेक्ट होकर हमारा जो ओरिजिनल जो हमने डाला अभी नेम सर्वर, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने ये रिफ्रेश किया स्क्रीन तो ये ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये जो मेरा डोमेन है वो लाइव हुआ है या नहीं कनेक्ट होने के बाद। अब ये लाइव नहीं हुआ है, इसलिए आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड। जब आप ये कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं अपना नेम सर्वर से दोनों को, डोमेन और होस्टिंग को, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी कहाँ पर है। आपको अपनी कोडिंग पे बनानी है या दूसरे फ्रेमवर्क पे बनानी है। नहीं तो ये काम को इजी कर देता है हमारा CMS सॉफ्टवेयर या CMS प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना लेते हैं। ठीक है, तो जब आपने ये कर लिया, ये करने के बाद आपका था नेम सर्वर यहाँ पर ऐड। उसके बाद क्या करना है, मैं अगेन अपनी होस्टिंग में जाऊंगी। अपने होस्टिंग में जाने के बाद cPanel पे गए। cPanel पे जाने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करूंगी एड-ऑन डोमेन्स। एड-ऑन डोमेन्स पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे अपना डोमेन नेम ऐड करना है। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने का ये बाय डिफॉल्ट इसने सब डोमेन ले लिया है, डॉक्यूमेंट रूट ले लिया है। डॉक्यूमेंट रूट मतलब जैसे कि फाइल मैनेजर पे अगर मैं जाती हूँ तो मेरे को कौन से फोल्डर में अपना जो बैकअप है, अपना जो डेटा है वो सेव कहाँ करना है। मुझे अपने public_html के अंदर इसी डोमेन नेम का एक फोल्डर चाहिए, वहां पर ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसके आगे लगा दूंगी public_html/ उसके बाद मैं ऐड डोमेन क्लिक कर दूंगी। ये ऐड हो गया है। यहाँ पर इसका एक डॉक्यूमेंट रूट भी जनरेट हो गया है। यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये इसने एक यहाँ पर फोल्डर भी बना दिया। पहले जो फोल्डर नहीं था, अब फोल्डर भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आप अगर कोई भी काम करते हैं या वेबसाइट कोडिंग पे बना दिया कैसे भी, तो आपकी इसी फोल्डर में सारा बैकअप जो है यहाँ पर स्टोर होगा। अब समझ में आया कि आप अपना डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के बाद आपको अपना जो है डोमेन वो होस्टिंग के cPanel में भी ऐड करना है। जब आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद तो अगर आपकी कोडिंग होती है तो आप यहाँ पर टैबलेट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है कि अपनी, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं इजी विदाउट कोडिंग, तो आपको क्या करना है कि आप cPanel पे जाएंगे। cPanel पे आप यहाँ पर सर्च करेंगे सोफिस्टिकेटेड एप्स इंस्टॉलर। यहाँ पर इंस्टॉल ये सर्च करने के बाद आपको कई सारा ये सॉफ्टवेयर दे देता है और यहाँ से आपको अपना जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है। जैसे कि मुझे अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनानी है और जो वर्डप्रेस है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने के बाद ये CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और थोड़ी बहुत अगर आपको कोडिंग आता है तो आप कोडिंग ऐड कर देंगे, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत नीट एंड क्लीन बनेगी और आप 1-2 दिन में अपनी वेबसाइट को रेडी कर पाएंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर जाने के बाद आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद HTTP करेंगे, HTTPS नहीं करेंगे, क्योंकि HTTPS ऐड करने के लिए आपको इसका SSL सर्टिफिकेट बाय करना होगा और बाय करने के बाद आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। इससे पहले आप क्या करें कि HTTP ऐड कर दें, उसके बाद आप अपना डोमेन नेम सिलेक्ट करें, आपको कौन से डोमेन पर अपना जो वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो इस पे सिलेक्ट कर दिया।
कौन से वर्जन का करना है, इसको हमें कोई छेड़ना नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करें, यूजर नेम, पासवर्ड, बाय डिफॉल्ट ये एडमिन ईमेल ऐसा जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट प्लगइन बोलता है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स और क्लासिक एडिटर। आप क्लासिक एडिटर ऐड कर लीजिए, इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश के बाद क्या है कि आप थीम यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो आप इसको इंस्टॉल करने के बाद ये आपका बाद का भी काम हो सकता है कि आप इसको इंस्टॉल कर लें थीम। नहीं तो अगर आपके पास प्रीमियम थीम है या इन हैंड आपके सिस्टम में थीम है, आप उसको यूज करना चाहते हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये हमारा बाद का प्रोसेस होता है जब आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल कर लिया, अभी ये हो रहा है। इंस्टॉल हो गया है। इसमें हमें 2 यूआरएल्स बताए हैं, एक बताया वेबसाइट का, एक बताया एडमिनिस्ट्रेटिव का। मेरी वेबसाइट जो है लाइव हो गई है। अगर आपकी वेबसाइट जैसे कि आपने नेम सर्वर जो है चेंज करने के बाद तुरंत आपका लाइव नहीं होता तो आप 30 to 1 आवर का ना वेट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो GoDaddy का जो सर्वर है वो थोड़ा टाइम लेता है आपके नेम सर्वर को अपडेट करने के लिए, तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं आप इसके लिए। आपका वेबसाइट हो गया है। वेबसाइट होने के बाद इसको अब एक्सेस कैसे करेंगे, एडमिन पैनल कैसे ओपन करेंगे, तो इन्होंने दूसरा आपको यूआरएल भी दे रखा है wp-admin वाला, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है जो हमने लास्ट टाइम इस पे सिलेक्ट किया था। यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पर आप लॉगिन करके अपनी वेबसाइट में वर्क कर सकते हैं। अभी तो कोई इशू है आप लोगों को कि मैं आगे से कंटिन्यू करूं? हेलो, मैम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें ज्यादातर, पूरा बाउंस चला गया था। आपको डोमेन होस्टिंग समझ में आया? हाँ वहां तक तो समझ में आया, और इंटर कनेक्ट भी कैसा करना हो, फिर आगे का प्रोसेस कुछ समझ में नहीं आया। आगे का प्रोसेस इंटर कनेक्शन समझ में
आपको अपना नेम सर्वर जो है होस्ट करना है। मैम ये बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहे हैं। जब आप नेम सर्वर कनेक्ट कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपको होस्टिंग से अपना नेम सर्वर जो है डोमेन पे डालना है। डोमेन का जो जहाँ पर डीएनएस है वहां पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप यही होता है कि आपको जब आप अपना नेम सर्वर होस्टिंग से डोमेन पे जा रहे हैं तो आप होस्टिंग को भी तो बताइए ना कि आपको कौन से डोमेन का सर्वर ऐड करना है। तो मैंने लास्ट यही बताया कि आप होस्टिंग के सी पैनल में जाएंगे। सी पैनल में जाने के बाद आपको सर्च करना है एडॉन। एडॉन में ये है कि आपको जो डोमेन ऐड करना है अपने होस्टिंग में, क्योंकि आपने डोमेन GoDaddy को तो बता दिया कि मेरा ये नेम सर्वर है, मुझे ये डोमेन उस पर रीडायरेक्ट कराना है, अपना सर्वर वही यूज करना है। तो आप होस्टिंग को भी तो बताइए कि आपको कौन सा डोमेन इस जो सर्वर है सर्वर पे ऐड कराना है। तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद डॉक्यूमेंट रूट और सब डोमेन ये बाय डिफॉल्ट अपना फेच कर लेगा आपके डोमेन से। उसके बाद आपको ऐड डोमेन करना है, जैसे कि ये grahakpage.com किया है मैंने। ठीक है मैम, कंटिन्यू करें, फिर इसका वीडियो में 2-3 बार देखूंगा, 2 बार तभी समझ में आएगा। ठीक है। जब आप ये कर लेते हैं, ये करने के बाद ये है कि हमारा डोमेन और होस्टिंग, वो डोमेन होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का मैंने अभी लास्ट में ये बताया कि आप जब कनेक्ट कर लेते हैं तो आप वेबसाइट कितनी वैरायटी की तरीके से बना सकते हैं। जैसे कोडिंग में अभी मैंने एक चीज और दिखाई थी किसी में आपको, ये दूसरे सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पर कि आप इनका यूज भी कर सकते हैं। जैसे जूमला का हो गया है CMS के लिए, ये दूसरे सॉफ्टवेयर भी है, WHM CS हो गए हैं, ये कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हैं अगर आप इनको जानते हैं। कि ये सॉफ्टवेयर के यूज करने के लिए क्या पेमेंट करना पड़ता है? नहीं, अगर सी पैनल में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है ये सारा। ओपन सोर्स बोला है, वर्डप्रेस जो है, जूमला जो है, ये सारे ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि आप फ्री में इसको यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके, या जो है आप थर्ड पार्टी में जाएंगे, जैसे क्रोम पर जाते हैं। क्रोम पर जाने के बाद जब आप वर्डप्रेस सर्च करते हैं ना, तो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज कर लीजिए अपने ओन सिस्टम में। ये था बेसिक डोमेन और होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग जो है आपको बाय करना पड़ेगा। बाय करने के बाद आपको ये आपके नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये काम करना है। तो इससे पहले क्या है कि आप अपने वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए ना पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको इजी रहता है कि आपको वेबसाइट बनानी क्या है। और इंफॉर्मेशन में आपकी क्या कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गई हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गई हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल्स के बाद अच्छा, इसके अंदर ही राइट करना पड़ता था, वो वेबसाइट पे आता है? हाँ जी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गई है आपकी। कॉन्टेक्ट डिटेल्स के बाद अच्छा, इसमें कितना स्पेस देना होगा, ये सब डिसाइड करना पड़ता है पहले से? नहीं, स्पेस नहीं, जैसे कि आपका बिजनेस है, आपके कि आपने लास्ट टाइम इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। अवार्ड्स, अगर आपने कोई अवार्ड विन किया है और आपको वही दिखाना है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं।
आप कई सारी चीजें दिखा सकते हैं। ये तो मेन है जो आपको दिखाना ही दिखाना होता है। आप कांटेक्ट डिटेल इसलिए ऐड करते हो कि कोई भी आपको इजीली कांटेक्ट कर ले। अभी इस कांटेक्ट डिटेल में आपको क्या करना है कि ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप बहुत जल्दी चल रहा है, एड्रेस, कॉल टू एक्शन के लिए भी आप अपना जो है कांटेक्ट डिटेल्स यूज कर सकते हैं, और कॉल टू एक्शन होना चाहिए हमारी वेबसाइट में। ये हमारी, अगर हमारी वेबसाइट में ये जो चीजें हैं ये अगर पूरी होंगी तो एक हमारी छोटा सा जो फॉर्म देते हो मैम, छोटा सा जो फॉर्म देते हैं कांटेक्ट फॉर्म का, हाँ वेबसाइट के अंदर देते ना कि सबमिट करिए आप, हाँ वो इसमें ही आ जाता है, जैसे कांटेक्ट डिटेल्स में आ जाता है। ये है कि आप अपने दिखाते हैं, अब आपको उनसे फिलअप कराना है तो आप कांटेक्ट फॉर्म भी फिलअप करा दीजिए। अब कांटेक्ट फॉर्म में भी कई तरीके होते हैं, कांटेक्ट फॉर्म भी कई तरीके से बनते हैं, जैसे कि इंक्वायरी करने के लिए फॉर्म हो गया है, आप सिर्फ उनसे फोन नंबर या ईमेल एड्रेस ही कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो फॉर्म हो गया है। और ये कांटेक्ट फॉर्म जो है कांटेक्ट अस पे लगता है, कांटेक्ट अस पे लगता है ये कांटेक्ट फॉर्म। आप इस कांटेक्ट फॉर्म को क्या करें, अपने होम पेज पे भी लगा दीजिए, ताकि आप अपने होम पेज पे अगर कोई स्क्रॉल डाउन कर रहा है, जैसे कि सपोज मैं अपने इस होम पेज पे जा रही हूँ, इस होम पेज में मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, मुझे कोई भी सेक्शन अच्छा लगा तो मैं उसको मौका नहीं, वो जो वेबसाइट बनी है वो मुझे मौका ना दे कि मैं इसको जो है स्किप करके मैं आगे बढ़ जाऊँ। अगर उसको मुझे अच्छा लगे तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ। तो मुझे अपनी वेबसाइट इसी तरीके से डिजाइन करनी है कि अगर वन बाय वन अगर मैं जाती भी हूँ और मेरा इंटरेस्ट बनता भी जा रहा है तो मैं तुरंत की तुरंत उसको बाय भी कर लूँ, या मैं वो नो मोर पे क्लिक करने का दूसरा पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊँ। इससे क्या है कि हमारी जो वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा, क्योंकि क्या जब हम वेबसाइट बना लेते हैं तो हमारा ये भी तो मेन एक फोकस होता है कि हमारा जो यूजर है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हमारी वेबसाइट पे रहे। जी मैम, इसलिए आप जब भी बनाए तो कॉल टू एक्शन जरूर दें और कॉन्टेक्ट अस डिटेल्स जरूर दें, मतलब कि होम पेज पे देंगे, जैसे कि ये है कॉन्टेक्ट अस पे, ये आप फिलअप करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद क्या है कि अगर इंक्वायरी के लिए ये फॉर्म है तो मेरे पास इंक्वायरी आ जाएगी, नहीं तो अगर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है तो कॉन्टेक्ट अस, मेरे पास एक कॉन्टेक्ट अस के लिए आ जाएगा इंक्वायरी की, हाँ इनको जो है इनकी ये दिक्कत है तो हाँ कि इसको रिजॉल्व करना है। अब हर वेबसाइट में अलग अलग वे होता है कि आपको अपना दिखाना क्या है, लेकिन ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए हैं ये मेन होता है कि हमारी वेबसाइट में होने ही चाहिए। आपकी जो इमेजेस है आप अच्छी इमेजेस यूज करें, पिक्सल अच्छा हो आपका, आपकी पिक्सल वेबसाइट का, अगर आपकी इमेजेस की पिक्सल अच्छी होगी तो और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। आपकी जो इमेजेस है वो फेड ना हुई हो या ब्लरी ना दिखे, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है इमेजेस के लिए। और ये जो मैम आपके मतलब ऑटोमेटिक ये स्लाइड चेंज होते रहते हैं ना वेबसाइट के, ये स्लाइडर्स होते हैं। ओके, ये आगे वाली क्लास में वर्डप्रेस मैंने जो इंस्टॉल करवाया है ना वो इसलिए कराया है कि जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम स्लाइडर्स को देखेंगे, लोगो कैसे कैसे ऐड होगा ये चीज देखेंगे, और एनिमेशन कैसे होगा ये हम आगे वाली क्लासेस में बताएंगे कि हाँ कि आप अपनी वेबसाइट कैसे फुल फ्लैश्ड बना सकते हैं। ये तो है एजुकेशन पर्पज से वेबसाइट। एक दूसरी वेबसाइट है हमारी, ये फ्रेंचाइजी बताओ, ये है हमारी बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है हमारी। जैसे कि ये रहा, होम पेज पे लगा है स्टार्ट योर बिजनेस नाउ, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कुछ भी फिल करती हूँ, अपना नाम अपना फोन नंबर, और मैं सबमिट करती हूँ तो ये उस नंबर पे चला जाएगा जहाँ पर ये लिस्ट है, कनेक्ट है, मतलब कि जहाँ पर ये कनेक्ट है, और मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास भी एक कॉपी आ जाएगी और इस ये वेबसाइट ओनर के पास भी चली जाएगी ये कॉपी कि कोई जो पर्सन है वो अपना बिजनेस लिस्ट करना चाहता है। तो क्या है कि हमारे पास लीड आ गई, लीड आने के बाद में उसको वो मुझे कॉल कर लेंगे, अगर मैं उनसे कन्विंस हो गई तो मैं अपना बिजनेस जो ब्रांड है वो लिस्ट करा लूंगी। हम इस तरीके से भी करते हैं। आप अपने वेबसाइट में कई तरीके की चीज जो है अपने तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि यही फॉर्म मैंने क्या है कि बिजनेस के लिए यूज कर लिया है, यही फॉर्म जो है अगर मैं दूसरे साइट पे देखूं तो इंक्वायर नाउ के लिए कर सकती हूँ या रिक्वेस्ट के लिए कर सकती हूँ।
यही फॉर्म जो है अगर मैं कॉन्टेक्ट अस पे जाती हूँ इसी के, ये है कॉन्टेक्ट अस की डिटेल्स नॉर्मल। अगर इनको कांटेक्ट करना है तो यहाँ पर आके कॉन्टेक्ट अस पे आकर फिलअप करेंगे तो हमारे पास डिटेल आ जाएगी, तो हम इनको कांटेक्ट कर लेंगे। आप अपना मैप लगा सकते हैं, गूगल मैप लाइव वाला, फिर लाइव लोकेशन यहाँ पर शेयर हो जाए क्लिक करने के बाद। आज की क्लास में बस थ्योरेटिकल पार्ट ही ज्यादा था, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, और डोमेन होस्टिंग जब कनेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी जो प्रोसेस है वो क्या होता है। क्योंकि आज के टाइम में ना कुछ लोगों का है कि उनको पता नहीं होता है कि डोमेन या होस्टिंग क्या होता है, और वो अपनी जो है अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं वेबसाइट को, और अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे अपने जो वेबसाइट है वो प्रोफेशनल रूप में कैसे दिखा सकते हैं। और कोई डाउट है आप लोगों के? मैम नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा रिकैप कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये बताया जाएगा, मैं थोड़ा सा समरी दे देती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आपको CMS बताया जाएगा कि CMS होता क्या है, और CMS में आपको थोड़ा होमवर्क दिया जाएगा कि आप CMS के सॉफ्टवेयर फाइंड आउट कर लें। मैं अभी से ही बता देती हूँ आपको क्या होगा। इसमें ग्राफिक डिजाइन से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, और ग्राफिक डिजाइनिंग इसमें है। जैसे कि जब आप अपनी वेबसाइट डोमेन होस्टिंग कनेक्ट कर लेंगे तो लोगो भी बनाना आना चाहिए। आपने लोगो बनाया होगा अपने किसी ना किसी पर्पस के लिए, तो लोगो आपको ऐड करना है। जब आपने लोगो ऐड कर दिया है तो धीरे धीरे करके जो आप ग्राफिक डिजाइन करेंगे, जो भी आप ग्राफिक्स बनाएंगे किसी भी चीज के लिए, सर्विस के लिए, जो भी आपने बनाया वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैम लेकिन वो आसान है, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि इसमें पूरा लेंथ। वो तो है सर, लेकिन आपको समझ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये पूरा जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेके भी करेंगे ना तो थोड़ा मजा भी आएगा कि हाँ डिजाइनिंग पार्ट अच्छा है। अब जैसे कि ये है, ये होवर करता हुआ कैसे आ रहा है या ये मूव कैसे कर रहा है, तो थोड़ा सा ना वेबसाइट डिजाइनिंग में थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यही है। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, हम इसी पे ही आगे जो है क्लास कंटिन्यू करेंगे कि CMS होता क्या है, टॉप 5 CMS प्लेटफॉर्म्स या सॉफ्टवेयर जो है। एक बार आप लोग ना थोड़ा पढ़ के आइएगा, ताकि क्या है कि आपको थोड़ा ना इजी वे में और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन आपको भी थोड़ा ना एक बार ऊपर ऊपर से ना थोड़ा पढ़ कर आइएगा, ताकि ये रहे कि ये हाँ मैम समझ में। इसका नोट्स मिलेगा मैम? हाँ इसके नोट्स मिलेंगे, आज वाली क्लास के भी नोट्स मिल जाएंगे, और जो आगे आने वाली क्लासेस है उसके भी नोट्स मिलेंगे आपको। एक्चुअली मैम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप रहेगा तो ध्यान में रहेगा कौन से स्टेप में कहाँ जाना है। लाइक वीडियो कब कब तक देखेंगे? ठीक है सर। अब सर मैम मिनिमम कॉस्ट कितना आता है सबसे चीपेस्ट होस्टिंग का? मान लीजिए डोमेन का तो सस्ता है, 49, 50, 100 में मिल जाएगा, लेकिन होस्टिंग का क्या प्राइस होता है मिनिमम? होस्टिंग का प्राइस जो है 2000 से ऊपर जाता है पर ईयर का। जैसे होस्टिंग का मैं दिखा दूंगा। होस्टिंगर का भी है 69 पर मंथ। इसमें है अच्छा, कि हाँ बोलिए। डोमेन भी ईयरली होता है ना मैम? क्या सर? डोमेन जो भी परचेस करते हैं वो भी 1 साल का होता है, फिर उसको रिन्यू करना पड़ता है ना?
1 साल का होता है, 3 साल का होता है, 2 साल का होता है, 5 साल का होता है। ऐसे सेम होस्टिंग का भी है। 1 साल का रखना है, 2 साल का रखना है, 5 साल का रखना है या 10 साल का रखना है। ओके। होस्टिंग का अच्छा, हम लोग 1 साल प्राइस का ही नहीं रखते बढ़ाएंगे? हैं। किसका? अगर एक मान लीजिए डोमेन जो मैंने खरीदा 1 साल के लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और वो अच्छा डोमेन है, तो नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस नहीं बढ़ाते वो लोग, वही प्राइस रहता है? वही प्राइस पे आपको रिन्यू कराते हैं वो लोग। लेकिन अगर आप वही डोमेन छोड़ देते हैं, जैसे कि बाई चांस आप भूल गए अपना रिन्यू कराना और किसी थर्ड पार्टी ने आपका डोमेन बाय कर लिया, तो उसको वो डोमेन जो है थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लेकर वो बाय करेगा। जैसे कि एक थी ecomsewa.com वेबसाइट, ठीक है। अब वो जो डोमेन था स्टार्टिंग में 199 का मिला था। जब वो 199 का मिलने के बाद में काफी 2-4 साल जो है काम किया। जब हम काम करते हैं ना ये डोमेन पे, तो उसका DAPA बढ़ जाता है। DAPA बढ़ता है, इसकी अथॉरिटी बढ़ती है उस डोमेन की। जब उस पर बढ़ती है और अगर हम बाई चांस उसको रिन्यू ना करें, तो जो डोमेन प्रोवाइडर्स है वो हमारा जो है ये चीज का एक बेनिफिट ले लेते हैं। वो ये कि उसको सेल कर देते हैं, वो भी थोड़े डबल रेट में या थोड़े 1.5 रेट में उसको सेल कर देते हैं। जैसे कि अगर मेरे को वो 199 में अगर रिन्यू करा रहे थे या 1000 रुपये में रिन्यू करा रहे थे और मैंने बाई चांस में छोड़ दिया, तो वही जो डोमेन है वो थर्ड पार्टी को उसे डबल रेट में बेच देंगे। तो ये चीज होती है। तो ये अगर आपने रिमाइंडर नहीं आते मैम? आता है, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी तो आता है। व्हाट्सएप पे ओके, तब आता तो है, ठीक है ईमेल फिर। के थ्रू आता है, SMS के थ्रू आता है। होस्टिंग का और ना डोमेन्स का अब हर जगह हो गया है। आप हर तरीके से इसका रिमाइंडर ले सकते हैं। तब तो ठीक है फिर। तो आप जो भी होस्टिंग लें, बाय करें, तो कुछ चीजों का ना ध्यान रख लें। जैसे इस पैकेजेस में है कि वेबसाइट उसमें आप कितनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, आप की जो SSD है वो कितनी है, मंथली विजिट कितना आएगा, ईमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं, बिजनेस ईमेल, उसमें SSL है या नहीं है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है कि नहीं है। आप कोई भी होस्टिंग परचेज करें ना, तो इन चीजों का ना नजर ध्यान में रखते हैं। तो कौन कौन से की इम्पोर्टेंट वर्ड हैं कि मतलब इस चीज रहे तभी परचेस करे, या ये ना रहे तो ना खरीदे? जो हमारी होस्टिंग है वो कई तरीके की होती है। शेयर्ड होस्टिंग होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग होती है, लिनक्स होस्टिंग होती है, VPN होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है। अगर आप सिंगल एक ही डोमेन या ज्यादा से ज्यादा 3 डोमेन को होस्ट करना चाहते हो अपने, तो आप शेयर्ड होस्टिंग ले लो या सिंगल डोमेन होस्टिंग पे आता है वो ले लो। और उसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है डिस्क स्पेस होस्टिंग, उसमें आप कितने डोमेन को होस्ट कर सकते हो, डिस्क स्पेस, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में ये है कि आप अपना डेटा अगर ट्रांसफर कितना, अगर एक मंथ में आप ज्यादा 25 GB का करते हो या 30 GB का कर रहे हो, इजिली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसकी बैंडविड्थ ज्यादा होनी चाहिए। ईमेल्स कम से कम, बिजनेस ईमेल तो आप कम से कम 10 तो बना ही पाओ या 5 तो बना ही पाओ बिजनेस ईमेल्स। उसमें डेटाबेस कितना क्रिएट होगा, ये सारी जो चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा मैम, जैसे नॉर्मली कोई वेबसाइट बनाता है तो क्या एक होस्टिंग खरीद के, उस शेयर वाला होस्टिंग खरीद तो क्या उसमें 2-3 लोगों का वेबसाइट बना सकता है, 4 लोगों का? शेयर्ड होस्टिंग अगर वो खरीदता है ना तो बना सकते हैं। तो मल्टीपल लोग को अलग अलग वेबसाइट बेच सकते हैं? और जो मैम ये डोमेन खरीदते हैं, क्या उसके अंदर ही ईमेल आईडी परचेस करने का आता है? ईमेल भी है, dmstep@info है, अगर मान लीजिए ऐसा info.com जो भी है, ईमेल तो देता क्या है, ठीक है। ऐसे ही लेकिन अगर होता आप है? होस्टिंग ले रहे हो तो होस्टिंग में आपको फ्री में मिलती है बिजनेस ईमेल। वहां पर बस आपको क्या है कि क्रिएट करना पड़ता है cPanel में जाकर। ओके। तो ऐसा नोट्स लिखा रहेगा कि कौन कौन से होस्टिंग खरीदते समय क्या क्या चीज पे ध्यान दें, मिनिमम कितना स्टोरेज होना चाहिए और कितने वेबसाइट होने चाहिए, क्या होस्ट करना है, कितना क्या? ये पहले ना आपको अपने जो आप वेबसाइट बना रहे हो, आपको उसको पहले एक बार ना नोट्स बना लीजिए कि आपको चाहिए क्या क्या। आपकी जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए तो आपको 1 GB कम पड़ेगा, कम से कम उसमें 5-6 GB का तो डिस्क स्पेस तो ये होगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने जीबी कम पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा? वो इस तरीके से पता चलेगा, जैसे कि
अभी मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई, वन पेजर का और स्टैटिक पेज का। जो वन पेजर या स्टैटिक पेज होते हैं ना, वेबसाइट होती है, वो लाइट होती है, क्योंकि जिसमें मिनिमम ज्यादा से ज्यादा तो इमेजेस यूज नहीं होती, कंटेंट ही होता है, और कंटेंट में भी टेक्स्ट होते हैं, और जब टेक्स्ट होते हैं वो ज्यादा एमबीज तो लेंगे नहीं, केबीज नहीं लेते हैं, और इमेजेस में हम ज्यादा इमेजेस भी नहीं लगाते। मैम बैकग्राउंड तो ज्यादा आवाज बहुत आ रहे हैं। अब आ रही है? अब नहीं आ रही होगी वॉइस? नहीं, जब हम ये करते हैं ना, तो हमें ये पहले सबसे ये ध्यान में रखना है कि उसमें इमेजेस कितनी यूज हो रही है, क्योंकि जो इमेजेस है ना, केबीज में ज्यादा होती है, जैसे 100 केबी, 100 केबी की इमेज हो गई या 1 MB की इमेजेस हो गई है। तो ये ना जो ये चीजें हैं, ये हम ना आगे वाली क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप वेबसाइट पे इमेज अपलोड करते हैं ना, तो आपको 100 केबी से कम की वाली इमेज अपलोड करनी है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट पे लोड नहीं लाना। अगर आप वेबसाइट पे लोड लाते हो ना, तो वेबसाइट धीरे हो जाती है, और अगर आप मोबाइल पे वेबसाइट ओपन करोगे, तो कोई भी इंसान 5 सेकंड से ना ज्यादा कोई वेट ही नहीं करता कि आपकी वेबसाइट ओपन होगी, फिर मैं देखूंगी या देखूंगा जो भी उसका कंटेंट। अच्छा मैम, जैसे मान लीजिए आप बोले 100 केबी के अंदर इमेजेस होने चाहिए। मान लीजिए कोई इमेजेस इतना अच्छा लग रहा है वो, लेकिन 100 केबी के ऊपर है, अगर उसका केबी रिड्यूस कर देंगे तो क्या इमेजेस में डाउन तो होंगे ही ना? जब आप उसका कम ये क्या नाम है, साइज अगर उसका कम कर देते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्रेस करते टाइम आपकी इमेजेस का ना पिक्सल फटे नहीं। कई सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स हैं, जब आप कंप्रेस करते हैं अपनी इमेजेस को, जैसे आई लव पीडीएफ करके है, उसमें कंप्रेस करते हैं, उसमें हाँ, थोड़ा फट जाते हैं। तो पड़ जाती है। ऐसे ही मैंने आपको एक दो वेबसाइट दे देती हूँ, जहाँ पर आप कोई भी इमेज जो है उसको रिड्यूस करते हैं उसका साइज, तो उसको ये कंप्रेशन पे डिपेंड, वो नहीं, फर्क नहीं पड़ती। मैं आपको वेबसाइट का नाम बता दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके मैम। नहीं, मैं ज्यादातर आई लव पीडीएफ करके ही यूज करता हूँ, जैसे मर्ज करना हुआ, सेपरेट करना हुआ है, पीडीएफ से कन्वर्ट करना हुआ, वही सब। वो ठीक है, लेकिन ना इसके लिए ना एक दो वेबसाइट जो है मैं आपको बता दूंगी, जहाँ पर आप अपनी इमेजेस जो है वो जो सेव करने के बाद उसको कैसे कंप्रेस करना है। क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट पे लोड नहीं लेना, आप ज्यादा से ज्यादा 150 केबी का यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी होती है ना जो 1 MB की होती है या 2 MB की होती है, तो आप उसको यूज तो नहीं कर पाओगे। एक तो इतनी MB की इमेज तो कम से कम 150 या 200 चलेगी, लेकिन 1 MB की इमेज आप कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं है, वो वीडियो भी जी। मांगते हैं, और हम अपने वेबसाइट पे ना हम वीडियो भी अपलोड नहीं करते। वीडियो हम इसलिए नहीं अपलोड करेंगे, हम लिंक इसलिए अपलोड करेंगे क्योंकि जो वेबसाइट की वीडियोस होती है ना, उसकी एमबीज ज्यादा होती है, उसकी लेकिन वो एमबीज जो जैसे हाँ, किसी की बोलो। वेबसाइट पे जाते हैं तो क्लिक करते हैं तो यूट्यूब का खुल जाता है, उस पर वीडियो चलने लगता है। ये तो हो जाता है, यूट्यूब का खुल जाता है, क्योंकि वो लिंक लगा होता है, लिंक लगा होता है सर। ओके। हमने भी लगा रखा है, लिंक लगा होता है। ये हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे स्लाइड्स लगाएंगे। इमेजेस लगा रहे हैं तो इमेजेस के कैसे थोड़ा सा शेड देना है, या फिर वीडियोस लगाते हैं, वीडियो का लिंक कैसे लगाना है, ये हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। बाकी आप लोगों का एक ही होमवर्क है, वो ये है कि जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है कि CMS क्या होता है, और टॉप 5 CMS प्लेटफॉर्म्स या सॉफ्टवेयर पता करके आना है, क्योंकि कल ना इसी पे ही क्लास होगी। थोड़ा आप देख करके आएंगे ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि CMS क्या होता है। उसके बाद टॉप 5 CMS प्लेटफॉर्म। और कोई डाउट है सर आपके? नहीं मैम, यही थोड़ा से वही डोमेन होस्टिंग वाला वो सब फिर से सीखना पड़ेगा। ओके एक बार मैम, आप वीडियो देख लीजिएगा उसकी। हाँ, एक बार देखने में नहीं समझ आ रहा था मैम ज्यादा। हम्म। ऐसे ना, ऐसे इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, फ्री डोमेन प्रोवाइडर्स और फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर्स। ठीक है सर, 5 ना ऐसे ढूंढ के लेकर आइएगा आप लोग।
ये हेल्प करेगा आपको इन फ्यूचर में जब आप एसईओ करेंगे और सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। तो ये जो चीजें ना ये आपको हेल्प करेंगी। तो इसके लिए क्या है कि आप अगर स्टार्टिंग से एक डेटा बनाकर चलेंगे ना, एसेट्स, एक एसेट हम नाम दे सकते हैं इसको, एसेट बनाकर चलेंगे तो आप इसको ना अपने इन फ्यूचर के लिए आप सेव कर सकते हो। फ्री ऐसे पांच ढूंढने हैं आपको, फ्री डोमेन प्रोवाइडर्स, फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो आपको फ्री में आपको होस्टिंग दे, या फ्री में ये मुझे डोमेन। पता करना है ना, ये आपको नहीं, आप सबको पता करना है जो भी अभी क्लास ले रहे हैं, दीपक गुजर जी, मिस्टर शोहेब, मुकुल सिंह, और भी जो अटेंड नहीं हुए उनके लिए भी ये होमवर्क है। ये तो आप यूट्यूब इसमें पे भी मिल जाएगा, ढूंढ लीजिए। इसमें एक लिमिटेशंस है, क्योंकि अगर हम कोई लेंगे, लेने के बाद वो हमें अपना वाटरमार्क देगा अपने डोमेन पे या अपनी होस्टिंग पे, ठीक है। एक बार आप पता कर लीजिए, पता करने के बाद में हम इसको एक बार रीयूज भी करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें है ना ये हमें सोशल ये एसईओ करने के लिए मदद करेगा। उसके बाद क्या कि आप जब बना रहे हैं, नई वेबसाइट बना रहे हैं, तो इन हाउस कम से कम आपको 4-5 बैकलिंक्स तो मिलनी चाहिए ना। तो आप इससे क्यों ना हेल्प ले लो, अपने इन हाउस की अगर 4-5 रहेगी और एसईओ करने में भी थोड़ा हेल्प करेगा। तो बैकलिंक्स क्या कि आपके इन हाउस के 5 तो बैकलिंक्स रेडी हो जाएंगे। और जब आप धीरे धीरे अपने ये बैकलिंक्स वाली वेबसाइट जिसे हम कहते हैं वेब 2.0, इनको आप पुश करेंगे ऑनलाइन, तो क्या पता यहीं से आपको ट्रैफिक आए। ये एक चेन होती है जो इंटरकनेक्टेड होती है। इसलिए आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको पता करके आना है कि डोमेन प्रोवाइडर्स पांच होस्टिंग प्रोवाइडर्स, सीएमएस क्या होता है, टॉप 5 सीएमएस प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर। ये आप मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। हाँ मैम, ये ग्रुप में डाल देंगे, नहीं तो मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है। और कोई डाउट है मिस्टर दीपक जी, शोहेब जी, नो मैम। मुकुल जी? नो मैम। ठीक है सर, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसके लिए थोड़ा पढ़कर आइएगा कि सीएमएस क्या होता है और 5 ऐसे नेक्स्ट मैम प्लेटफॉर्म। सैटरडे को होगी ना क्लास? हाँ जी, सैटरडे को होगी। ओके। ओके सर।